हेलो एवरीवन, आप सभी का दी नंबर स्वागत है। मैं विश्वजीत सिंह। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट हिस्ट्री का सेकंड लेसन के बारे में। इससे पहले दोस्तों मैं उसका फर्स्ट पार्ट करवा चुका हूं। ये सेकंड पार्ट होने वाला है सेकंड लेसन का, ठीक है, जिसका नाम है पूरा पाषाण तथा मध्य पाषाण संस्कृतियाँ। तो दोस्तों, आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट ये रहने वाली है कि अगर अभी तक आपने फर्स्ट लेसन और सेकंड लेसन का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो जाकर देख लें, जिससे आपका पीछे का रिवाइज भी हो जाएगा और समझ में भी आएगा। अगर आपको बेस समझ में आ गया तो बाकी की चीज़ें जो मैं समझाऊंगा आपको समझ में आएगा, ठीक है। सेकंड लेसन की बात करें तो सेकंड लेसन के अंदर में टोटल 3 क्वेश्चन बनते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग टर्म क्वेश्चन भी उसको कह सकते हो और आपको उसको टिप्पणी बेस्ड क्वेश्चन भी कह सकते हो। कई बार उसी क्वेश्चन को हम लॉन्ग टर्म में भी लिखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है, और कई बार उसे टिप्पणी बेस में भी आता है, पूछ लिया जाता है तो उसको टिप्पणी बेस में भी लिखना पड़ता है। तो दोनों तरीके से हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। और दोस्तों, इस जो वीडियो आप देखने वाले हो आज वो पूरी पीडीएफ फॉर्म में है। तो अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हो, स्पेशली टेलीग्राम के अंदर में इसका आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट ये भी रहने वाली है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर लें, क्योंकि अगर आप अभी फर्स्ट ईयर में हो तो सेकंड में भी जाओगे, थर्ड में भी जाओगे, तो 3 साल तक आपका, मान लो 3 साल क्या उससे आगे तक का एमए भी करोगे कभी आगे, ठीक है। तो वहाँ तक के लिए साथ ही हम आपके बनने वाले हैं, क्योंकि हम आपका पूरा सिलेबस कवर करवाएंगे। जो भी आपके डाउट्स हैं, ठीक है, अपडेट हैं, कॉलेज रिलेटेड अपडेट है, वो सारे आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जो भी आपके दोस्त हैं उनको भी एक बार जरूर बता दें भाई यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, तो ज्वाइन करें फटाफट, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लेकर आए अपने साथ में, जिससे हम भी पढ़ाने में इंटरेस्ट लें और अच्छे से पढ़ा सकें, अपना बेस्ट दे सकें, ठीक है। अभी स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारे लेसन का नाम, जो सेकंड लेसन है उसका नाम है पूरा पाषाण तथा मध्य पाषाण कालीन संस्कृतियां। पूरा पाषाण मतलब क्या होता है? पूरा मतलब पुराना, ठीक है, पूरा मतलब पुराना। अब पाषाण मतलब होता है पत्थर। जो पत्थर का यूज, जो पुराने पत्थरों का यूज हुआ उसको हम पूरा पाषाण संस्कृतियां कहते हैं। जहां पर पत्थर का यूज बहुत ज्यादा हुआ उसको पूरा पाषाण संस्कृति के तौर पे कहा गया, देखा गया। मध्य पाषाण संस्कृति क्या थी? जब पूरा पाषाण खत्म हो गया, ठीक है, तो उसके बाद का जो टाइम पीरियड आया उसको मध्य पाषाण संस्कृतियां कही गई, ठीक है। अब ये क्या हुआ, ये जैसे मान लो एक ना एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे ये 0.1, जैसे ये पहले जो इसका अपडेटेड वर्जन था वो 0.1 था। जब ये 0.1 वाला का अपडेट वर्जन आया तो वो क्या हो गया, 2 हो गया, 0.2 हो गया, ठीक है। अब इसका अपडेट वर्जन आएगा तो क्या हो जाएगा, 0.3 हो जाएगा, जहां पर हम नव पाषाण संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये एग्जाम्पल था। इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि जैसे कि हमने पहले पार्ट के अंदर में क्या पढ़ा उसके बारे में हम देखें, तो हमने पहले पार्ट के अंदर में पढ़ा पूरा पाषाण काल के बारे में। पूरा पाषाण काल के अंदर में 3 चीजें पढ़ी, 3 उसके पार्ट्स पढ़े। कौन कौन से थे? पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण काल। दोस्तों, बच्चे अक्सर इनमें कंफ्यूज होते हैं कि पूरा पाषाण काल के अंदर में कौन कौन सी चीजें आती हैं, इसके टाइम पीरियड क्या है। तो एक बार अगर फर्स्ट वीडियो देख लोगे आप तो आपको समझ में आ जाएगा कि पूरा पाषाण किसे कहते हैं, उसके अंदर में 3 पार्ट कौन कौन से हैं और क्या इसका इंपॉर्टेंस है, ये आपको समझ में आ जाएगा। आज की इस वीडियो के अंदर में हम मेनली फोकस करने वाले हैं मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के बारे में, और यहाँ पे ये लेसन खत्म हो जाएगा और कल से आपका थर्ड लेसन स्टार्ट होगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज से वीडियो। अब हम बात करें मध्य पाषाण काल के बारे में। सबसे पहले इसकी जो टाइमिंग है उसको जान लेते हैं, इसका टाइम पीरियड को जान लेते हैं। अगर टाइम पीरियड समझ में आ जाता है दोस्तों, क्योंकि पेपर में जब आप टाइम पीरियड एक्सप्लेन करते हो तो भले ही आपने कुछ नहीं पढ़ के गए घर से, पर टीचर को लगता है कि हाँ बच्चा पढ़ के आया, क्योंकि टाइम पीरियड इसको पता है। तो मध्य पाषाण काल का टाइम पीरियड जो है वो 10,000 वर्ष से शुरू होता है, ठीक है, 10,000 ईसा पूर्व वर्ष से शुरू होता है और 7,000 6,000 वर्ष तक, मतलब मान के चलो 6,000 या 7,000 वर्ष तक चलता है लगभग में, ठीक है। जो पाषाण काल था, पाषाण काल 25 लाख वर्ष से पहले शुरू होता है और 10,000 तक आता है, ठीक है। 25 से वो 10 तक आता है और ये 10 से 6 या 7 तक चलता है, ठीक है। ये इस तरह से पूरा ही टाइम पीरियड होता है। अब इसके बाद का 6-7 के बाद से जो टाइम पीरियड स्टार्ट होगा वो नव पाषाण काल का स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड याद रखिएगा। अब देखते हैं कि मध्य पाषाण काल के अंदर में हुआ क्या क्या चीजें, कैसे चीजें रहीं, इसके बारे में हम बात करें तो दोस्तों मध्य पाषाण काल के अंदर में क्या हुआ, परिवर्तन का काल माना गया इसे। परिवर्तन का काल किस प्रकार का? इसके अंदर में क्या था कि जो हिम युग था, हिम युग पूरी तरह से जो बर्फ से ढका हुआ वो था, कि मतलब ज्यादा विकास नहीं हुआ, परिवर्तन नहीं हुआ, तो ये परिवर्तन का युग माना गया। रीजन क्या हुआ कि इसमें हिम युग की समाप्ति हुई, ठीक है। जो चारों तरफ बर्फ था, मौसम की जलवायु में परिवर्तन हुआ, ठीक है, जलवायु में थोड़ी नमी आई, गर्मी आई, ठीक है, नमी कम हुई, गर्मी आई, ठीक है, जिसके कारण से क्या हुआ, इसका प्रभाव पशु पक्षी और मानव समूह पे पड़ा,
ठीक है, जिसके कारण से उनकी जो शारीरिक बनावट थी या फिर उनके वातावरण था आसपास का, उसके अनुकूल वो ढलने लगे, अलग अलग तरीके से वो रहने लगे। ठीक है, अगर मान लो कोई बर्फ में रहने का आदी है और उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है वहाँ पे खाने, उसके हिसाब से वो अपने मतलब जिस इलाके में जो रहता है वो अपने आप को उस हिसाब से ढालता है। अगर आप अभी कश्मीर में रह रहे हो तो आप क्या करोगे, आपके घर में ज़्यादातर विंटर के कपड़े ही मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे कब ठंड लगेगी कब गर्मी लगेगी ये पता नहीं है आपको, कब बर्फ़ पड़ जाए ये नहीं पता हमें। ठीक है, तो गर्म मौसम में भी वहाँ पे मतलब ठंड रहती है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो ये आपके घर में उसके हिसाब से अपनी ज़रूरत के हिसाब से रखोगे। पर वही आप दिल्ली में जब शिफ्ट करते हो या फिर राजस्थान में जाते हो तो वो उसके हिसाब से आप अपने शिफ्ट करोगे, तो जो उनके आसपास का वातावरण है उसके हिसाब से लोग अपने आप को ढालते हैं। तो यहाँ पे सेम यही चीज़ मैं कहता हूँ कि पूरा पाषाण और नवपाषाण काल के अंदर में क्या हुआ, संक्रमण का काल था। मतलब जो लोग पूरा पाषाण से नवपाषाण की मतलब और बढ़े। ठीक है, तो वहाँ पे संक्रमण का काल के तौर पे देखा गया और यहाँ पे परिवर्तन हुआ, किस में, जलवायु में परिवर्तन हुआ। ठीक है, हिम युग में परिवर्तन हुआ, इस कारण से इसको परिवर्तन काल भी कहा गया। ठीक है, और इस परिवर्तन के कारण क्या हुआ, बदलाव हुए। ठीक है, बदलाव किस प्रकार से होते हैं वो देखते हैं हम यहाँ पे। अब धीरे धीरे आगे हम स्टडी करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि उनका जीवन जो व्यापन का तरीका क्या था। ठीक है, किस तरह से जीते थे, क्या क्या उन्होंने मतलब जो सबूत थे जो मिले जिसके आधार पर हम कहते हैं कि हाँ ये तरीका उनका था, ये भी हम डिस्कस करेंगे। मध्य पाषाणकालीन और औजार स्थल। अब देखो, जो पूरा पाषाण काल में मतलब पाषाण काल के अंदर में जो औजार मिले वो क्या थे, औजार बड़े बड़े थे। ठीक है, बड़े बड़े पत्थरों के औजार थे। ठीक है, अब ना जो मध्य पाषाण काल के अंदर में भी औजार मिले, ठीक है, पत्थरों के, पर ये थोड़े विकसित थे। विकसित कैसे, वो आकार में छोटे थे जिसे पकड़ने में बनता था। ठीक है, वो छोटे प्रस्तर और मतलब टुकड़ों के बने होते। प्रस्तर मतलब क्या होता है, पत्थर। ठीक है, छोटे छोटे पत्थरों के बने होते थे। ठीक है, और उनकी लंबाई 1 से 8 सेंटीमीटर तक होती थी। ठीक है, 1 से 8 सेंटीमीटर तक पहुंचती थी। ठीक है, पत्रियां और अति लघु पत्रियां पर बने होते थे। पत्रियां मतलब ब्लेड, जिस तरह से होती है ब्लेड आधारित तकनीक पर, जैसे मांस वास किसी का छीलना हो, ठीक है, खाल छीलनी हो, उसके लिए वो ब्लेड आधारित तकनीक पर बनाते थे। ठीक है, जिसे हम ब्लेड वाले हथियार भी कहते हैं, ब्लेड पत्थर भी कहते हैं। उसमें तक्षणी, ठीक है, अर्धचंद्रक, बाल चंद्रक, त्रिकोण, नोकेदार, समलम, ये उनके नाम है, हथियारों के नाम है। ठीक है, जैसे देखो किसी जब हमने खुदाई करी तो खुदाई में मिला हथियार मिला, तो हमने देखा यार ये जो हथियार है वो त्रिकोण जैसा है, तो हमने उसका नाम त्रिकोणी रख दिया। पर वो उस समय किस नाम से बुलाते थे हमें नहीं पता, क्योंकि हम तो थे नहीं, हमें बताया तो है नहीं उसने भाई कि मैं इस नाम से बुलाता था इसे। समझ में आया? तो ये कास्ट वाले दस्ते पर जड़ जाते थे, मतलब वो उसमें अस्थियां, जैसे जानवर की जो हड्डियां होती थी, हड्डियों को मिलाकर, ठीक है, लक्कड़ को मिलाकर उस तरह से हथियार बनाया जाता था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमें सबूत के तौर पर मिली हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे परिवर्तन हुआ। पहले में क्या होता था, जो पूरा मतलब पाषाण काल था, पाषाण काल में भी औजार मिलते थे, पर वो औजार जो थे बहुत बड़े बड़े थे आकार के अंदर में, जिसके कारण से उनको शिकार करने में कई बार दिक्कत होता था। अगर आप मान लो वो बहुत भारी पत्थर लेकर जा रहे हैं, ठीक है, उस नोकीला पत्थर लेकर जा रहे हैं किसी जानवर को मारने के लिए, तो उठ ही नहीं रहा उससे, ठीक है, तो कैसे मारेगा? पर वो छोटा पत्थर है, छोटे पत्थर से फेंक कर मार सकते हैं, कहीं से दूर से मार सकते हैं। अब बड़ा पत्थर है तो पास लेके जाओगे ना मारने के लिए, पास लेकर गए, पता चला आप उसे मारने गए, आपको वो मार दिया फिर। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर परिवर्तन के तौर पर देखी गई। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे क्या इसके अगर सबूत कहाँ से हमें क्या मिले हैं, कहाँ साक्ष्य क्या मिले कहाँ से, तो आप राजस्थान बागदौड़ में जाओगे, तिलवाड़ा में जाओगे, उत्तर प्रदेश के सराय नगर नहर, ठीक है, राय मोहनारा पहाड़, ठीक है, लेखिया, इन सब जगह पे जाओगे तो आपको इन सब के साक्ष्य मिले। मतलब हमारे जो भारत के पुरातात्विक विभाग है, जब वहाँ पे खुदाई हुई तो उन सब जगहों से इस तरह के औजार मिले, जिसके आधार पर हम बताते हैं कि हाँ इस तरह के औजार उनके थे, इस तरह से उनकी बनावट थी, इस तरह के आकार थे, इस तरह से शिकार उसका किया जाता था, इस तरह से उसका उपयोग होता था। ये सारा कुछ हम कहते हैं। मध्य भारत के अंदर में भी भीमबेटका, ठीक है, आदमगढ़, पूर्वी भारत के अंदर में ओडिशा के अंदर में कोचड़, पश्चिम बंगाल में वीरमानापुर, ठीक है, मेघालय के अंदर में भी मिला है, गुजरात की नर्मदा नदी के आसपास मिला है, ठीक है, साबरमती घाटी के लघु पाषाण काल की काफ़ी मतलब बड़ी मात्रा में वहाँ पर औजार मिले हैं। तो दोस्तों ये सारी जो नाम मैंने बताए स्टेट्स के, अगर ये आप याद रखते हो, ठीक है, थोड़ा बहुत भी 2-4 भी याद रखते हो, और ये सारा कुछ आपके बुक में ही है, मैंने अलग से कुछ निकाल के नहीं लाया हूँ, सारा कुछ आपके बुक से ही है। ठीक है, तो जब आप बुक पढ़ोगे तो आपको वहाँ से भी समझ में आ जाएगा। और इसमें जैसे नाम याद रखते हो, तो मैं जो बता रहा था नाम याद रखते हो, तो अगर पेपर में आप एक्सप्लेन करते हो कि भाई यहाँ से ये मिला है, तो टीचर को ऐसा फील होता है कि हाँ इस बच्चे ने मेहनत करी है, इसको पता है रियलिटी फैक्ट क्या है, कहाँ पर क्या चीज़ था। ठीक है, तो 4-5 भी नाम याद करते हो तो बहुत ज़्यादा है, और मैं तो कोशिश करूँगा दोस्तों आपको कि ज़्यादा से ज़्यादा नाम याद करो, और इसी PDF को कॉपी पेस्ट भी करते हो तो भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट। 1-2 बार अगर लिख के ट्राई करोगे ना तो बेस्ट है। ठीक है,
तो इन सब जगहों से ये सारे जो लघु औजार थे, ठीक है, हल्के औजार थे, वो मिले हैं। इसके बारे में हमने बात करी। अब हम बात करते हैं कि मध्य पाषाण काल के अंदर में उनकी जीवन शैली कैसी थी, किस तरह से वो जीवन व्यतीत करते थे। तो इनके जीवन व्यतीत करने के अंदर में आप बात करो तो सांस्कृतिक चरणों का उजागर होता है, ठीक है, जैसे पूजा पाठ, देवी देवताओं, ठीक है, जो उनकी मात्र देवी देवी थी, इस तरह से चीज़ें लगती हैं लोगों को, ये फील होता था, ठीक है, मतलब कि उनके भी देवी देवता हुआ करते थे, ठीक है, वो भी पूजा पाठ किया करते थे, इस तरह से। इसके अंदर में बात करो तो समाधान, जो समाधान मतलब क्या होता है, जो कब्रगाह समाधान, जहाँ पे दफनाया जाता है लोगों को, पशुओं की अस्थियाँ मिलती हैं, ठीक है, जैसे आज के समय में क्या कि जानवर मर जाता है तो उसको हम गड्ढा करके दफना देते हैं, ठीक है, तो उसी तरह से जो पशुओं की अस्थियां थी वो मिलती है, लोगों को भी अस्थियां मिलती हैं, इंसानों की भी अस्थियां मिलती हैं। इस तरह से यहाँ पे हम देखने के लिए मिलता है कि हाँ, जीवन शैली में मतलब वो भी इस चीज़ को फॉलो अप करते थे। साथ साथ आप बात करो कि उनके मतलब उनके अगर आगे बात करोगे तो मवेशियों का भी उनके साक्ष्य मिलते हैं, जिसमें मवेशी में भेड़, बकरी, भैंस, सूअर, हाथी, हिरन, इन सब के साक्ष्य मिलते हैं। दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करें तो वो मवेशी पाला करते थे, जिसमें भेड़, बकरी, सूअर, ठीक है, हाथी, हिरन, ये सब चीज़ें पाला करते थे और बड़ी संख्या में इनके अवशेष मिले हैं। अगर हम उनके जीवन व्यापन करने के तरीकों पे और ज़्यादा गौर करें तो वो पहले के आरंभिक टाइम में, जब वो पूरा पाषाण काल के अंदर में थे, तो पाषाण काल में क्या होता था, वो छोटे छोटे जानवरों का शिकार किया करते थे, ठीक है। फिर बाद में जब वो मध्य पाषाण काल के अंदर आए तो बड़े जानवरों का भी शिकार करने लगे। अब वो शिकार करना और खाकर उसको छोड़ देना, ठीक है, वो और पाषाण काल के अंदर में वो ज़्यादातर क्या करते थे, जो मृत जीव होते थे उनका शिकार करते थे, क्योंकि उनका खाया करते थे, सेवन करते थे, क्योंकि वो शिकार करने में बनता नहीं था बहुत बार, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे देखने के लिए मिलती हैं। साथ साथ दोस्तों हमें ये देखने के लिए मिलता है कि अब मध्य पाषाण काल के अंदर में संग्रहण का भी उन्होंने उपयोग करना शुरू किया। संग्रहण मतलब क्या, इकट्ठा करना। जो भी उन्होंने मतलब जानवर का शिकार किया या फल, कंद मूल के जो भी फल इकट्ठे किए, तो उसका संग्रहण करने के लिए, आगे के लिए, कि भाई आगे हम करेंगे। पर पाषाण काल के अंदर में ये चीज़ें हम नहीं देखते हैं, पर यहाँ पे हम देखते हैं कि वो संग्रहण करते हैं आगे के लिए। अब वो अगर पाल रहे हैं, किसी भी जानवर को पाल रहे हैं, तो उसके फ़ायदा क्या होता था कि अब वो पाल रहे हैं तो उसका देखभाल करना, अब एक जगह पर रहना, ठीक है, तो अब वो एक जगह पर स्थायी तौर पर निवास करने लगे। पहले ज़्यादातर टाइम पर क्या होता था कि वो एक जगह से दूसरी जगह रहते थे, खाना वदोस की ज़िंदगी जीते थे, ठीक है, जिसमें एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रेवल कर रहे होते थे कि आज अगर मान लो इस एरिया में रह रहे हैं और इस एरिया में खाना है तो वहाँ रह रहे हैं, अगर आज वहाँ पे खाना नहीं है, जानवर नहीं है, तो दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, ठीक है। इस तरह से उनका चलता था। आगे हम बात करें शैल चित्र के बारे में। शैल मतलब क्या होता है, पत्थर, चित्र मतलब चित्रकारी करना, तो पत्थरों पे चित्रकारी भी मिली है। अब उसके अनुसार भी हम अंदाजा लगाते हैं कि किस तरह से वो जीवन व्यापन करते थे, ठीक है। पत्थरों पे चित्रकारी मतलब वो अपने रियलिटी ऑफ लाइफ को दर्शाया उन्होंने, ठीक है। अगर आप आज कुछ मूवी देखते हो, कोई मूवी देखते हो, तो उसके अंदर में क्या, जो हमारे समाज में चल रहा है उसी को हम दर्शाते हैं ज़्यादातर टाइम पर, ठीक है। आजकल तो सिर्फ फेक चीज़ें चलती हैं, बट यही सेम चीज़ यहाँ पर शैल चित्र की जगह पे, वो शैल चित्र के ऊपर में उन्होंने अपने जीवन में किस तरह से वो शिकार क्या करते थे, किस तरह का उनका जीवन था, वो सारी चीज़ों को उन्होंने दर्शाया है। जिसमें भीमबेटका, अगर आप भीमबेटका जगह पे जाओगे, ठीक है, मध्य प्रदेश के, तो वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि अभी भी चित्रकारी दीवारों पे की गई है, ठीक है। आदमगढ़, प्रतापगढ़, मिर्ज़ापुर, इन सब जगहों पे जाओगे तो कई जगह पे कई गुफाएं मिली हैं जहाँ पर उनकी चित्रकारियाँ मिलती हैं, ठीक है। और वो दिखाते हैं कि जानवरों को किस तरह से रखते थे, किस तरह से खाते थे। मध्य पाषाण काल के अंदर में शैल चित्र जो है आखेट करते, पौधे को चुनते, जानवरों को फंसाते, साथ बैठकर खाते, नाचते, गाते, बजाते लोगों को दर्शाता है। उन्होंने दर्शाया है कि किस तरह से लोग शिकार करने के लिए जाते थे चित्रों में, किस तरह से लोग खाते थे, किस तरह से लोग सेलिब्रेट करते, नाचते गाते थे, वो सारा कुछ वहाँ पर उन्होंने एक्सप्लेन किया है, दर्शाया है। अब हम बात करें दोस्तों, लास्ट पॉइंट हमारा ये यहाँ पे टॉपिक खत्म होने वाला है, चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका। नवपाषाण युग की अवधारणा और नवपाषाण क्रांति क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं। अब देखो, नवपाषाण युग की क्रांति, जब मध्य पाषाण खत्म हुआ, सबसे पहले तो पाषाण काल खत्म हुआ आपका। पाषाण काल के अंदर में क्या था, बड़े बड़े पत्थर यूज कर रहे थे, ठीक है, लोगों का पूरा एक हीम युग की तरह था उस टाइम का टाइम पीरियड। उसके बाद जब वो खत्म होता है तो उसके बाद हमारा शुरू होता है टाइम पीरियड क्या, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल खत्म हुआ जहां पर लोगों ने क्या किया, पशुपालन की ओर जाने लगे, ठीक है, पशुपालन की ओर, जानवरों को पालने लगे। अब वो संग्रहण की ओर ध्यान देने लगे, इकट्ठा करने लगे सामानों का, ठीक है, और एक जगह स्थित स्थायी तौर पर रहने का सोचने लगे। अब नवपाषाण, जब मध्य पाषाण खत्म हुआ तब नवपाषाण की शुरुआत हुई। नवपाषाण के अंदर में, ठीक है, जो चाइल्ड नाम के, गार्डन वी चाइल्ड नाम के जो मतलब पुरातात्विक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने क्या बताया कि ये नवपाषाण क्रांति की संज्ञा दी उसे,
ठीक है, क्रांति की संज्ञा दी, नवपाषाण काल को एक क्रांति की संज्ञा दी। रीजन क्या था कि इस टाइम में सबसे ज्यादा विकास हुआ, लोग यहाँ पे आग जलाना तक सीख चुके थे। ठीक है, मतलब पाषाण काल के अंदर में ही आग जलाना सीख चुके थे, अब यहाँ पे उसका उपयोग कर रहे थे। ठीक है, चक्का बनाना, चक्का मतलब पहिया बनाना, ठीक है, पत्थरों के पहिए बनाना सीख चुके थे। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं। अब आग जलाना सीखा है तो लोग पहले क्या कच्चा मांस खाते थे, अब पकाकर खाएंगे। ठीक है, तो विकसित हुआ ना, चीजें वहां पे विकसित हुआ। अब पशुपालन कर रहे हैं तो अब यहाँ पे खेती के लिए भी जाएंगे। खेती के लिए जाएंगे तो खेती में क्या क्या उगा सकते हैं उसके लिए भी देखेंगे, खेती के तरीके जानेंगे, खेती करने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है वो भी सीखेंगे। तो यहाँ पर क्या कहा गया उन्होंने, जो गार्डनरी चाइल्ड जो प्रागैतिहासिक के बहुत बड़े वैज्ञानिक है, उन्होंने ये बताया कि ये नवपाषाण काल क्या है, क्रांति का काल है, विकास का काल है, इससे डिफाइन किया। कई सारे जो विचारक हैं उनके इस बात से सहमत नहीं थे। रीजन ये था कि क्रांति मतलब खून खराबा को दर्शाता है। ठीक है, आप कहते हो कि हमने क्रांति करी तो लोगों के मन में एक इमेज बनती है कि इन्होंने खून खराबा किया होगा, पर यहां पर उनका कहने का मतलब ये था कि क्रांति का अर्थ बदले, मतलब रूपांतरण, विकास को दर्शाता है। क्रांति का वहां पर बताता है कि विकास जिस तरह से विकसित हुआ, लोग पहले पत्थर से शिकार कर रहा था, कच्चा मांस खा रहा था, आज पकाकर खा रहा है। लोग पहले मांस पे निर्भर रहता था, आज खेती कर रहा है। खेती करने का मतलब क्या है कि आपने अगर किसी खेत में कुछ बोया है तो उसके लिए आप एक अच्छे लॉन्ग टाइम तक उसका वेट करोगे, उसके बाद आपको फल मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह की चीजें भी है, मतलब वो एक जगह स्थित होकर करने लगे, चीजें रहने लगे। तो दोस्तों ये पूरा लेसन था। अगर आपका किसी भी टॉपिक के ऊपर में आता है कि क्वेश्चन बन के आता है कि इसके ऊपर में एक्सप्लेन करो, तो आप शुरू से लेकर अंत तक का जो भी मैंने बताया है, जो भी आपने देखा है वीडियो के अंदर में, वो एक्सप्लेन कर सकते हो। इस वीडियो की अगर पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर में हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का लिंक है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। स्पेशली टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, जिससे टेलीग्राम के अंदर में हर वीडियो की पीडीएफ आपको अवेलेबल है। और दोस्तों सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपने वीडियो देखी, मैंने वीडियो बनाई, ठीक है, मैंने मेहनत करी, तो दोस्तों जब आप एक सब्सक्राइब करते हो, एक लाइक करते हो, एक कमेंट करते हो, चाहे कमेंट आपका पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, ठीक है, वहाँ से हमें मोटिवेशन मिलता है कि और वीडियो बनाना चाहिए, हमें और मेहनत करना चाहिए आपके लिए। तो ठीक है, तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें यार। और आपके जो भी दोस्त हों, भाई हों, बहन हों, जो फर्स्ट ईयर में आने वाले हैं या आएंगे, ठीक है, सेकंड ईयर में है या थर्ड ईयर में है या किसी भी एमए क्लास के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें बोलिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे उनके भी समय में जो भी हम जितने भी हेल्प कर सके, कॉलेज अपडेटेड हो या न्यूज़ रिलेटेड अपडेट हो, सबको उनको टाइम टू टाइम मिलता रहे। ठीक है, उनका भी हेल्प हो। तो ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर। एंड जो भी आपका पॉजिटिव नेगेटिव रिस्पॉन्स हो जरूर करें, जिससे हमें काफ़ी सारी लर्निंग मिलती है, सीखने के लिए मिलता है कि हाँ यहाँ पर हमें ये इंप्रूव करना है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।